हेलो एवरीवन, मैं सबसे पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन सभी के ऊपर लेक्चर्स बनाए हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाएं, उन वीडियोस को ज़रूर देखें। मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटिकल साइंस वाले कॉर्नर में जाकर आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोडक्शन के साथ मैं शुरू करूँगा कि इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन क्या है। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हमें पता है स्टेट के 4 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। एक स्टेट को बनाने के लिए हमें 4 इसेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। उन 4 एलिमेंट्स का नाम क्या क्या है? एक है टेरिटरी, एक है पॉपुलेशन, एक है गवर्नमेंट और एक है सॉवरेनिटी। इन चारों एलिमेंट्स में से जो गवर्नमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। ये गवर्नमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट इज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द विल ऑफ स्टेट इज फार्मुलेटेड, द विल ऑफ स्टेट इज रियलाइज्ड, द विल ऑफ स्टेट इज एक्सप्रेस्ड। जब एक ऐसी एजेंसी मानी जाती है गवर्नमेंट एक ऐसा ऑर्गन माना जाता है जिसके माध्यम से स्टेट क्या चाहता है वो प्रैक्टिकली एक्सप्रेस किया जाता है। स्टेट क्या चाहता है वो लोगों को एक्चुअल में बताया जाता है गवर्नमेंट के माध्यम से। गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, हमारी लोकसभा, राज्यसभा, हमारे प्रेसिडेंट, हमारी कैबिनेट, ये सारे गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं और ये स्टेट के विल को एक्सप्रेस करते हैं। तो गवर्नमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इसेंशियल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये इंट्रोडक्शंस है, मैंने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिस्कस करी हुई है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिस्कस की हुई है। तो ये कोई नई इंट्रोडक्शन नहीं है, पुराना मैंने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। तो ये सारी बातें आप लिखोगे। अब आओगे आप गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सच एज dictatorship. There are many types of government and in today's lecture we'll discuss about the federal form of government. तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग को कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं तो जनरली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड वेरियस यूनिट्स। जब एक गवर्नमेंट की पावर जो है वो सेंटर में भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे पास होती है, और जो वेरियस स्टेट्स हैं वहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी एग्जिस्ट करती है, तो उसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट को फेडरल और यूनिटरी में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ पावर। इफ द पावर्स आर एलोकेटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट देन दैट गवर्नमेंट would be federal form of government. If powers are not divided between center and state and all the powers are exercised by single center only, then that is called the unitary form of government. In last video I have discussed about this. तो federal form of government क्या होती है? It is that type of government in which the powers are not centralized. Powers are not centralized, but the powers are divided among center and states. मेरे दोस्तों, हम इंडिया का सिनेरियो देखते हैं। हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में देखा जाए मेरे दोस्तों, मैप थोड़ा मुझे इतने अच्छे से बनाना नहीं आता, सॉरी। इस मैप को देखकर किसी को बुरा लगता हो तो सॉरी, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस, लेकिन मेरी ड्राइंग ऐसी है। तो इंडिया में क्या है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल, पंजाब, यहाँ पे गोवा, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इंडिया में है। तो इंडिया में क्या है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है और सेंटर दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे कंट्री को रेगुलेट करती है। तो इंडिया में कैसी गवर्नमेंट हुई? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर केवल सेंटर के हाथ में नहीं होती, लेकिन जो पावर्स हैं वो सेंटर के अलावा स्टेट में, लोकल लेवल में दी गई होती हैं। मेरे दोस्तों, अगर मैं फेडरल टर्म की बात करूँ तो ये जो फेडरल टर्म है, ये फेडरल टर्म जो है वो लैटिन टर्म फोइडस से आया है। लैटिन टर्म फोइडस है, उससे ये फेडरल टर्म निकल के आया है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी, या फिर एग्रीमेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें सेंटर स्टेट आपस में एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट के जरिए पावर्स को एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, दोनों को पावर दी जाती है। दिस इज अबाउट द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ट्रीटी और एग्रीमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली होता क्या है, फेडरल कंट्रीज में क्या माना जाता है। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की फेडरल कंट्री, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो वेरियस स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, तो 50 स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि हम सभी मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाएंगे। लेकिन स्टेट्स की भी पावर होगी, सेंटर की भी पावर होगी। तो एग्रीमेंट किया ना स्टेट्स ने, वेरियस स्टेट्स ने मिलकर आपस में एग्रीमेंट किया है कि हम एक बड़ा कंट्री बनाएंगे। तो जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, फेडरल का मतलब ही फोइडस टर्म लैटिन से लिया गया, जिसका मतलब है ट्रीटी एग्रीमेंट। जब कंट्री आपस में ट्रीटी करती है, कंट्री में बहुत से स्टेट्स आपस में ट्रीटी करते हैं और उस ट्रीटी के जरिए एक बहुत बड़ी कंट्री बनाई जाती है और उस कंट्री की एक सेंटर गवर्नमेंट होती है तथा स्टेट्स को जिन्होंने ट्रीटी में एंटर किया है उनको भी ऑटोनॉमस पावर देने की बात की जाती है। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन सिंपल वर्ड्स मेरे दोस्तों, इट इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड वेरियस स्टेट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर दें। तो आइए अब इसकी कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो मैंने 2 स्कॉलर्स की डेफिनेशन चूज करी है, जिसमें हैमिल्टन क्या बोलते हैं कि फेडरेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स दैट फॉर्म अ न्यू वन। क्या बोलते हैं हैमिल्टन कि फेडरेशन मतलब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें स्टेट्स आपस में एसोसिएशन बनाते हैं और एसोसिएशन बनाकर एक नया स्टेट बनाते हैं, नया स्टेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। व्हेन मैनी स्टेट्स दे कम टुगेदर एंड एसोसिएट विद ईच अदर, दे मेक द एसोसिएशन एंड अ न्यू स्टेट come into existence. This is called the federation or federal form of government. अब क्या है, अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट करके एक एसोसिएशन बना लिया है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है, एक नया स्टेट बन गया। तो वैसे ही हैमिल्टन का बोलना यही है कि जब बहुत सारे स्टेट आपस में मिलकर एक नया एसोसिएशन बना लेते हैं और नया स्टेट बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेडरेशन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं मोंटेस्क्यू की, तो मोंटेस्क्यू क्या बोलते हैं, ए कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच सेवरल स्टेट्स एग्री टू बिकम अ मेंबर ऑफ लार्ज वन इज अ फेडरल गवर्नमेंट। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है मोंटेस्क्यू ने कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसके माध्यम से बहुत सारे स्टेट्स क्या करते हैं, एक बड़े स्टेट का मेंबर बन जाते हैं। जब एक कंट्री पहले से एग्जिस्टेंस में है तो उस कंट्री के आसपास के जो स्टेट्स हैं वो बोलेंगे हमें भी अपने साथ मिला लो, हमारे साथ भी एग्रीमेंट करके हमें भी अपनी कंट्री का हिस्सा बना लो। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको फेडरल या फेडरेशन बोला जाता है। सिंपल सी बात है, इंडिया में सिक्किम मिला था 1975 में। इंडिया भी एक कंट्री थी बहुत बड़ी और सिक्किम इंडिया के फेडरेशन में मिल गया। तो इंडिया कैसी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि ये होती क्या है। तो इन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद ये समझ आ गया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंटर के पास भी पावर होती है, स्टेट के पास भी पावर होती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स मिलकर आपस में एग्रीमेंट कर कर बड़ा लार्ज कंट्री बनाते हैं। ये मतलब वो इन डेफिनेशंस को समझ पढ़ने के बाद हमें ये समझ आता है। आइए अब इसकी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि इसकी फीचर्स क्या क्या है। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर्स की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये बनती है कि डिवीजन ऑफ पावर। सबसे पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, डिवीजन ऑफ पावर्स।
तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फेडरल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसमें पावर जो है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड करी होती है। सेंटर के पास भी पावर होती है, स्टेट के पास भी पावर होती है। तो सबसे पहली फीचर ऑफ दिस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो ये बनती है कि इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। Center also enjoy power to make laws, to execute policies, and states also enjoy the powers to make laws. इंडिया का सिनेरियो देखें तो इंडिया में भी ऐसा है बिल्कुल। सेंटर भी लॉ बना सकती है किन कौन से विषय में, वो विषय जो कि सेंट्रल लिस्ट में दिए गए हैं, और स्टेट लॉ बना सकती है वो उन विषय के ऊपर, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं। तो इंडिया में भी क्या है, एक तरह से कहीं ना कहीं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। हाउएवर इंडिया में क्वासी फेडरल है, पूरी तरह से फेडरल नहीं है, वो अलग मैटर है। पर फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि पहला जो फीचर बनता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो ये बनता है कि इसमें डिवीजन ऑफ पावर होता है। दूसरा आप ये लिख सकते हो, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे दोस्तों, जो भी कंट्री फेडरल कंट्री होती है उसका कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम रिटन ही होता है। रिटन होकर क्या फ़ायदा होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने से उस कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट की पावर्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया होता है कि ये पावर स्टेट्स की हैं, ये पावर सेंटर्स की हैं। यहाँ सेंटर लॉज बनाएगा, यहाँ स्टेट लॉज बनाएगा, मतलब कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, इसलिए हर एक चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन में दिया गया होता है। तो दिस इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट फीचर of federal form of government, that the constitution of this government is written constitution, and everything regarding the powers, executive, legislature, judiciary, everything is written in the constitution. तीसरा मेरे दोस्तों, तीसरा आप लिख सकते हो rigid constitution। This is also a feature of federal form of government. In the federal form of government, the constitution is not only written but also rigid one. Rigid मतलब कठोर, जिसको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकें। अब होता क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर के पास भी पावर होती है, स्टेट के पास भी पावर होती है। तो कुछ एक प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो सेंटर अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती, स्टेट की सलाह भी लेनी पड़ती है, स्टेट्स की कंसेंट भी लेनी पड़ती है, और अगर स्टेट कंसेंट ना दे तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये माना जाता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जनरली वो रिजिड होता है, आसानी से चेंज नहीं हो सकता। चौथा आप लिख सकते हो बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट्स की गवर्नमेंट भी होती है, वहाँ पे जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाने वाली बॉडी जो लॉ बनाती है, जो लेजिस्लेचर होता है वो कैसा होता है, वो बाई कैमरल होता है। बाई कैमरल मतलब जिसके दो हाउस हो, बाई मैंने दो और कैमरल मैंने सदन, जिसके दो सदन हो। तो एक सदन जो होता है वो लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। लोअर हाउस जो होता है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और अपर हाउस जो होता है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया में भी हमारे पास लेजिस्लेचर के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करती है, राज्यसभा राज्य स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो फेडरल फॉर्म में जो लेजिस्लेचर होता है वो बाई कैमरल होता है, केवल लोगों का ही सदन नहीं होता, राज्यों का सदन भी होता है, राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाला हाउस भी होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर दें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। तो आइए अब अगले पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके अलावा पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेरे दोस्तों, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है
उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल स्टेट की पावर्स को डिवाइड करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल स्टेट के बीच रिलेशन को बनाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर किस पे लॉ बनाएगी, स्टेट किस पे लॉ बनाएगी, ये बता देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कोई नहीं जा सकता, ना सेंटर ना स्टेट। फेडरल फॉर्म में जहां पावर को डिवाइड किया होता है, वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाया होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारे काम हो और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना ना करे। इसके अलावा 6th पॉइंट आप लिख सकते हो, ड्यूल सिटीजनशिप। ड्यूल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जनरली जो नागरिकता मिलती है, सिटीजनशिप मिलती है, वो ड्यूल होती है। ड्यूल का मतलब क्या है, एक तो सेंटर, मेन सेंटर की नागरिकता मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी, एक स्टेट्स की सिटीजनशिप मिलेगी। अब अमेरिका में देखो, आप अमेरिका में जाओ, अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप है। एक तो पर्सन बोलते हैं आई एम अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक वो जो अमेरिका की स्टेट्स हैं 50, उसका नाम लेकर बोलता है कि मैं इस स्टेट का सिटीजन हूँ। अर्थात फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिटीजनशिप ड्यूल होती है, सिंगल नहीं होती। अब आप सोचोगे कि इंडिया में तो फेडरल अगर गवर्नमेंट है तो इंडिया में फिर ड्यूल सिटीजनशिप क्यों नहीं है? एक्चुअली मेरे दोस्तों, इंडिया में प्योर फेडरल सिस्टम नहीं है। इंडिया में सिस्टम है यूनिटरी एंड फेडरल का मिक्सचर। कुछ एक चीज़ों के लिए हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाते हैं, कुछ एक पॉइंट्स पर हम फेडरल गवर्नमेंट को अपनाते हैं। तो इंडिया में दोनों का मिक्सचर है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ड्यूल सिटीजनशिप इज आल्सो अ फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा आप और लिख सकते हो डिवीजन ऑफ पावर, जो कि मैंने शुरू में बता दिया आपको, स्टेट सेंटर के बीच। ओके, दीज आर सम फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेरे दोस्तों। अब आइए इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ मेरिट्स एंड कुछ डीमेरिट्स देखते हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, अब मैं अगर मेरिट्स की बात करूँ, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेरिट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहली मेरिट्स तो आप ये लिख सकते हो कि इट इज़ अगेंस्ट द राइज ऑफ सिंगल डेपुटिज्म। सिंगल डेपुटिज्म, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सिंगल डेपुटिज्म को राइज होने से प्रोटेक्ट करती है। अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम डीमेरिट्स देखते थे तो वहाँ पे था कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक सिंगल डिक्टेटरशिप हो जाती है, स्टेट्स के वेलफेयर को नहीं देखा जाता। पर इसमें ये मेरिट है कि सिंगल डेपुटिज्म खत्म हो जाता है, सेंटर अपनी ही चलाए ऐसा नहीं होता है, स्टेट्स को ही पावर दी होती है। स्टेट्स अपने लिए लॉज बना सकती है, पॉलिसीज बना सकती है, अपने स्टेट को चला सकती है। तो पहली फीचर ये बन जाती है कि सिंगल डेपुटिज्म को राइज होने से प्रोटेक्ट, बचाती है, रोकती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी आप फीचर लिख सकते हो कि इक्वल स्टेटस ऑफ स्टेट्स इन व्यू ऑफ पावर। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक फीचर यही बन सकती है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स को भी पावर देती है जैसे सेंटर को पावर देती है। एज अ पावर इज गिवन इन द हैंड ऑफ सेंटर, इन द सेम मैनर पावर्स आर आल्सो गिवन टू द स्टेट्स एंड बोथ सेंटर एंड स्टेट्स कैन एंजॉय देयर पावर। दिस इज द अदर फीचर ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द इक्वल स्टेटस ऑफ स्टेट्स इन व्यू ऑफ पावर। States are also given the power along with the center। आप ये बात इसमें लिख सकते हो। तीसरी बात आप लिख सकते हो मेरे दोस्तों, लेस बर्डन ऑन स्टेट्स, ऑन सेंटर, सॉरी ऑन सेंटर। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता था, सेंटर के पास सारी पावर होती थी, सेंटर ने पूरे देश के लिए काम करना होता था, पूरे देश के लिए कानून बनाने होते थे। होता क्या था, सेंटर के पास बहुत काम हो जाता था, सेंटर ओवर बर्डन हो जाती थी। लेकिन अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाती है तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या होता है, सेंटर के ऊपर बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि स्टेट्स को भी पावर दी जाती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है। फिर स्टेट जब लॉ बना सकती है, पॉलिसीज बना सकती है, अपने लोगों के वेलफेयर को देख सकती है, तो सेंटर के ऊपर बर्डन नहीं रहता, सेंटर का बर्डन कम हो जाता है। फोर्थ आप लिख सकते हो, यूनिटी in diversity can be
अचीव्ड। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक फीचर ये भी है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से हम यूनिटी ला सकते हैं देश में डाइवर्सिटी होते हुए। हमारा देश देखो इंडिया, इसमें कितनी डाइवर्सिटीज़ हैं, लैंग्वेज के आधार पर डाइवर्सिटी है, इसके अलावा जियोग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है। देश में विभिन्न भागों में विभिन्न तरह के लोग पाए जाते हैं, भाषा के आधार पर, उनके कस्टम के आधार पर, उनके ट्रेडिशंस के आधार पर, लेकिन फिर भी हमारा देश एक है, हमारा देश में यूनिटी है। कैसे पॉसिबल है? फेडरल के माध्यम से। जब फेडरेशन होगा, सेंटर को पावर होगी, स्टेट्स को अपनी लोकल चीज़ों के हिसाब से उनको पावर दी जाएगी, वो अपनी लोकल लेवल पे अपने देखेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आगे आएंगे। सेंटर में सेंटर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। होगा क्या? यूनिटी देश में आएगी इन डाइवर्सिटी, अलग विभिन्नता होने पर भी एकता हमेशा रहेगी। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये भी एक मेरिट मानी जाती है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, आपको जो भी मेरिट्स लगती हो, जैसे कि आप ये लिख सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ 5वां पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स। होता क्या है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर है कि इसमें जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। अगर मैंने आपको नहीं लिखवाया पॉइंट तो आप लिख सकते हो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो पीछे मैंने डिस्कस करी कि इसमें जुडिशरी कैसी रहती है? इंडिपेंडेंट। एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के इंटरफेरेंस से इंडिपेंडेंट होती है जुडिशरी, खुद अपने तरीके से काम करती है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर चेक बना के रखती है। जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर चेक बनाती है जुडिशरी, इंडिपेंडेंट होती है, तो लोगों के जो राइट्स हैं, जो लिबर्टीज़ हैं, उनको अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव खत्म करने की कोशिश करे तो हमारी जुडिशरी उसको भी प्रोटेक्ट करती है। अर्थात फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट जुडिशरी आल्सो प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स। इन मेरिट्स को पढ़ने के बाद आइए अब कुछ डी मेरिट्स देखते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। अच्छे पहलू तो हमारे पास आ गए, कुछ बुरे पहलू भी होते हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। तो आइए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कुछ डी मेरिट्स को डिस्कस करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं डी मेरिट्स की बात करूं तो सबसे पहली डी मेरिट क्या बनती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की? कि डिस्प्यूट अमंग सेंटर एंड स्टेट, डिस्प्यूट्स अमंग सेंटर एंड स्टेट्स। देखो, सेंटर और स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। सेंटर कुछ लॉ बनाती है, स्टेट उस मैटर पे कुछ अलग लॉ बना देती है। होता क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं। डिस्प्यूट पैदा होने की वजह से बहुत बार आपस में जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं रहते। मेरे दोस्तों, मैं अगर बात करूँ सेंट्रल स्टेट लॉ कैसे बनाती है एक मैटर पर, हमारे इंडिया में भी ऐसा है। एक कनकरेंट लिस्ट है, कनकरेंट मतलब समवर्ती सूची, उसमें सेंटर भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है। सूची का मतलब है उसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जिन पॉइंट्स पर सेंटर भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है। अब कभी कभी क्या होता है, स्टेट अपने तरीके से लॉ बना देती है, सेंटर अपने तरीके से लॉ बना देती है, दोनों में डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। और डिस्प्यूट पैदा कैसे होता है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि सेंटर स्टेट में पावर दी गई है ना, डिस्प्यूट तो पैदा होगा ही। अगर सेंटर के हाथ में अकेली पावर है, स्टेट के हाथ में कुछ नहीं है, तो कौन सा डिस्प्यूट रह जाएगा? सेंटर सब कुछ करेगी। पर जब पावर दे दी सेंटर स्टेट के हाथ में, डिस्प्यूट पैदा होना स्वाभाविक है। दूसरा आप लिख सकते हो एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग से लेजिस्लेचर होता है, अलग से नेता लोग इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन में खर्चा होता है। स्टेट में अलग से नेता लोग होते हैं, अलग से खर्चा होता है इलेक्शंस के ऊपर, उनकी सैलरी अलग से दी जाती हैं। सेंटर में सेंटर के नेता लोगों की अलग से सैलरियाँ दी जाती हैं। होता क्या है, जब पावर्स को डिवाइड किया जाता है सेंटर में, स्टेट में, लोकल लेवल पर, तो बहुत खर्चा होता है। तो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बहुत एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। इसके अलावा आप लिख सकते हो डेंजर इन यूनिटी, स्टेट कैन डिमांड सेपरेशन, डिमांड सेपरेशन। अगर हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल का मतलब होता है, फोइडस टर्म लैटिन से लिया गया, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट, ट्रीटी। जब एग्रीमेंट के जरिए कुछ स्टेट इकट्ठे आते हैं
और इकट्ठा स्टेट बनाते हैं तो वो होता है हमारा फेडरेशन। अब मेरे दोस्तों आप देखो, अगर वो एग्रीमेंट के जरिए इकट्ठे हो रहे हैं तो एग्रीमेंट टूट भी तो सकता है। एक स्टेट जो एग्रीमेंट के जरिए किसी कंट्री के साथ मिला, वो ऐसा भी तो बोल सकता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं अपना एग्रीमेंट तोड़ता हूँ, मुझे आपकी पॉलिसीज अच्छी नहीं लग रही। अर्थात मेरा बोलने का मतलब क्या है कि फेडरेशन में क्या होता है, डेंजर रहता है हमेशा यूनिटी को। यूनिटी, जो एक देश इकट्ठा बड़ा देश बना है वो कभी भी टूट सकता है। अमेरिका में ऐसा ही तो है। अमेरिका में 50 कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट करके इकट्ठा बड़ा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तैयार कर दिया है। कोई एक कंट्री एग्रीमेंट से अलग होना चाहती है, वो अलग हो जाएगी। हाउएवर इंडिया का जो फेडरेशन है वो अमेरिका पे बेस नहीं करता, वो कनाडा पे बेस करता है। वो ऐसा नहीं है। इंडिया में आप इंडिया से अलग नहीं हो सकते। इंडिया में कनाडा वाला फेडरेशन है। चलो इसके ऊपर मैं कभी फिर बात करूंगा, या लास्ट में कंक्लूजन में बता दूंगा कि इंडिया में कैसा फेडरेशन है। पर फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि फेडरेशन की वजह से क्या होता है, यूनिटी खतरे में रहती है हमेशा, क्योंकि स्टेट कभी भी डिमांड कर सकता है कि मुझे सेपरेट होना है सेंटर से। आइए कुछ अगले पॉइंट डिस्कस करते हैं। इससे पहले वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक अभी कर दें, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब अभी कर दें। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स लेट्स टू, ये क्या, इसकी वजह से क्या होता है, लेट्स टू डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेट्स टू डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स लेट्स टू डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मेरे दोस्तों, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होती है, अर्थात पावर्स का डिवाइड होना सेंटर और स्टेट के बीच, इसकी वजह से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड हो जाती है। कोई भी ना सेंटर ना स्टेट किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। कुछ भी काम हुआ जिसमें सेंटर की गलती हो या स्टेट की गलती हो, कोई नहीं बोलता सेंटर बोलता है स्टेट की गलती है, स्टेट बोलता है सेंटर की गलती है। मान लो अब का टाइम कोविड का टाइम चला हुआ है, कोरोना की वजह से मान लो कहीं कोरोना बहुत ज़्यादा फैल जाता है, कोविड बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि ये स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अच्छी सी गाइडलाइंस इशू नहीं करी। होता क्या है, डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं और रिस्पॉन्सिबल कौन है ये पता नहीं चलता, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है। सेंटर बोलता है स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट बोलता है सेंटर रिस्पॉन्सिबल है। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, लॉन्ग डिले इन द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स। लॉन्ग डिले इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। डिले ज़्यादा हो जाता है, लंबा डिले हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब मेरे दोस्तों आप देखिए होता क्या है, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दी होती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट बोलती है इन पे तो सेंटर की भी सलाह चाहिए, सेंटर की सलाह लेनी पड़ेगी, या सेंटर बोलती है स्टेट्स की सलाह लेनी पड़ेगी। सलाह लेने में टाइम बहुत लग जाता है, लॉन्ग डिले हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व फिर भी नहीं होती। दिस इज आल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेरे दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या नहीं, और क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या इसकी फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर मैं इंडिया की बात करूं मेरे दोस्तों, तो इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्योरली नहीं है। इंडिया में कैसी है, इंडिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों का मिक्सचर है एक्चुअल में। मेरे दोस्तों, मैं इंडिया की बात करूं तो जो इंडिया का फेडरेशन है, जो इंडिया में फेडरेशन है वो कनाडा के ऊपर बेस करता है, वो कनाडा के ऊपर बेस करता है, वो अमेरिका के ऊपर बेस नहीं करता। इंडिया में कैसा फेडरेशन है, इनडेस्ट्रक्टिबल सेंटर विद डेस्ट्रक्टिबल स्टेट। ये टर्म ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इनडेस्ट्रक्टिबल सेंटर विद डेस्ट्रक्टिबल स्टेट, और दूसरी टर्म होती है इनडेस्ट्रक्टिबल सेंटर विद इनडेस्ट्रक्टिबल स्टेट। दो टर्म्स बताए मैंने आपको, एक होती है डेस्ट्रक्टिबल सेंटर विद डेस्ट्रक्टिबल स्टेट, इनडेस्ट्रक्टिबल सेंटर सॉरी, एक होती है इनडेस्ट्रक्टिबल सेंटर विद डेस्ट्रक्टिबल स्टेट, और दूसरी होती है इनडेस्ट्रक्टिबल सेंटर विद इनडेस्ट्रक्टिबल स्टेट।
इंडिया में कौन सा है? इंडिया में है इनडेस्ट्रक्टिबल सेंटर विद डेस्ट्रक्टिबल स्टेट, अर्थात इंडिया में जो सेंटर है वो डेस्ट्रक्टिबल नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, वो इनडेस्ट्रक्टिबल है, अटूट है। इंडिया का जो सेंटर है इंडिया के साथ कोई अलग नहीं हो सकता, इंडिया के साथ जो मिल गया उसे इंडिया के साथ रहना पड़ेगा, जबरदस्ती रहना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं एग्रीमेंट को तोड़कर अलग होना चाहता हूँ, नो। अमेरिका में ऐसा है, लेकिन हमने अमेरिका जैसा चूज नहीं किया, हमने कनाडा जैसा चूज किया। कनाडा में क्या है? कनाडा में इनडेस्ट्रक्टिबल सेंटर है डेस्ट्रक्टिबल स्टेट के साथ, अर्थात सेंटर इनडेस्ट्रक्टिबल है, स्टेट डेस्ट्रक्टिबल है, स्टेट टूट सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की बाउंड्री में चेंज करती है, तो आप देखिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2 स्टेट बन गए, जम्मू कश्मीर को तोड़कर अलग अलग बना दिया गया। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, आपको सब पता है, भी रिसेंटली जो हुआ था, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया था। सेंटर क्या कर सकती है? स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है। इंडिया में ऐसा हो सकता है, स्टेट को छोटा बड़ा किया जा सकता है, सेंटर को नहीं तोड़ा जा सकता, सेंटर से कोई अलग नहीं हो सकता। पर अमेरिका में क्या है? अमेरिका में ना तो स्टेट को तोड़ा जा सकता है, ना सेंटर को तोड़ा जा सकता है, या फिर सेंटर से स्टेट अलग, स्टेट से सेंटर अलग हो सकता है। अमेरिका में 50 स्टेट्स आपस में मिले हैं, स्टेट बोल सकते हैं हमें अलग होना है, इंडिया में ऐसा नहीं बोल सकते। तो इंडिया का फेडरेशन किस पे डिपेंड करता है? कनाडा के फेडरेशन से लिया गया। आई होप आपको ये बात भी छोटी सी समझ आ गई होगी। इसके ऊपर कभी फिर दोबारा से चर्चा करेंगे अगली वीडियोज़ में। इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।